और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का 24 का वार कौन कितना तैयार। दरअसल लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी मिशन 25 राजस्थान में यानी सभी राजस्थान की लोकसभा सीटें एक बार फिर से जीतने की हैट्रिक बनाने के लिए प्लान में जुट गई। वहीं कांग्रेस का अभी तक कोई ठोस कार्यक्रम नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू कर दी और इसके जरिए बीजेपी का पात्र लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का प्लान है और इसी के जरिए बीजेपी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सके। वहीं कांग्रेस ने चंदा कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले दो चुनाव 2014 और 2019 में कांग्रेस को राजस्थान में कोई सीट नहीं मिली थी, जबकि बीजेपी को 2014 में 25 और 2019 में 24 सीट मिली थी। एक सीट उनके समर्थित आरएलपी को मिली थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। 24 का वार कौन कितना तैयार, पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का जोश हाई, मिशन 25 की तैयारी। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को जोड़ने की कवायद। दो 2014 से 2019 में कांग्रेस को नहीं मिली कोई सीट, अब क्या है तैयारी। चौबीस का वार कौन कितना तैयार। तो कौन कितना तैयार है, न सिर्फ राजस्थान को लेकर बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके परिचय कराता हूं। नितिन सारस्वत जी हैं कांग्रेस से, नितिन जी आपका स्वागत है। राजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत। राजेंद्र जी, आशुतोष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी आपका। डॉक्टर संजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पहला सीधा सवाल आपसे राजेंद्र सिंह शेखावत जी, ये बताइए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद क्या है, आम लोगों को और बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा, कैसे पहुंचेगा फायदा। विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है उसका सीधा उद्देश्य यही है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो एक आम आदमी को सीधे सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, वो योजनाएं उन तक पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। ताकि कोई भी जो केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं या लोगों के हित के लिए जो चलाई जा रही योजनाएं हैं वो सब तक पहुंचे। हमारा जो क्या अब तक नहीं पहुंच रही थी ये योजनाएं, आपका ये मानना है, ये कहना है? नहीं, पहुंच रही है पर वो हर सिरे तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही थी, पहले भी पहुंच रही थी, परंतु ये है कि वो घर घर तक पहुंचे, कोई भी उससे वंचित नहीं रहे। इसी उद्देश्य से ये हमारी यात्रा है वो चली है और इसका उद्देश्य यही है कि जो नीतियां, हमारे कार्यक्रम हैं, उनसे हमारे कार्यकर्ता भी अवगत हो, हमारी जनता भी अवगत हो और जो एनजीओ चल रहे हैं उनको भी इसकी पूरी जानकारी हो, ताकि वो ऐसे लोग जो भी इन योजनाओं का लाभ उठाने में वंचित रहे हैं उन तक वो योजनाएं को पहुंचा पाए। राजेंद्र सिंह शेखावत, चूंकि आप लोगों से जुड़ी हुई इस पूरी की पूरी कवायद को देखते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें विपक्ष की भूमिका भी हो सकती है या हो सकती थी? नहीं, विपक्ष की भूमिका तो अभी हमें सकारात्मक, अगर कोई विपक्ष आके इस बात को करता है कि हम इसमें सहयोग करें तो करें, उसमें कहाँ समस्या है, क्योंकि ये तो जनता की समस्याओं के समाधान की बात है। अच्छा, जनताओं के हित की बात है, गरीबों के कल्याण की बात है। आपने मांगा सहयोग विपक्ष से? सकारात्मक रूप से आकर इसका क्या सहयोग मांगा आपने या उम्मीद कर रहे हैं कि वो खुद से सहयोग देना चाहिए उनको? नहीं, सहयोग उनको देना चाहिए। और सहयोग तो ऐसा है कि जब केंद्र कोई भी योजना लाती है तो लोकसभा में, राज्यसभा में उन सारी योजनाओं को रखती है, तो उस समय भी इस तरह का सहयोग है मिलना चाहिए। पर वो आप सबके सामने किस तरह के हालात चल रहे हैं संसद में, वो आप देख ही रहे। नितिन सारस्वत जी, ये बताइए कि
जो बातें अभी राजेंद्र सिंह शेखावत ने कही कि विपक्ष को खुद भी जनता के जुड़े हुए अगर कोई काम हो रहे हैं, कोई योजनाएं हैं, उसके बारे में अवगत कराने के लिए आगे आना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा भी उसी कड़ी का हिस्सा है। कांग्रेस अपनी भूमिका को इसमें कैसे देखती है, राजनीतिक नजरिए से या फिर जनहित के नजरिए से? देखिए रविंद्र जी, ये विकसित संकल्प यात्रा जो इनका, जैसे इन्होंने बोला कि आम आदमी तक पहुंच के लिए इन्होंने निकाली है, तो कांग्रेस तो लगातार 9.5 साल इनको जगाती रही है, लेकिन ये केवल 2 लोगों के विकास करने में लगे रहे और आम जनता को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। मैं आपको पिछले 7 दिनों की थोड़ी सी हेडलाइंस पे थोड़ा नजर डलवाना चाहता हूं। अभी हमारे जो पूर्व सेना अध्यक्ष नरवाने जी, उन्होंने कहा कि जो अग्निपथ स्कीम है वो जबरदस्ती लाई गई थी, उसके लिए ना तो कोई कंसल्टेशन किया, और जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए वो बहुत गंभीर है कि किस तरीके से जो किसान का बच्चा सेना में जाया करता था और जो हमारी महत्वपूर्ण सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो किस तरीके से उसको पीछे छोड़ के और एक स्कीम थोप दी गई। उससे पहले हमने देखा जिस तरीके से रोक रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं, दूसरी स्कीम पे आ रहा हूं, एक मिनट सर। नरवाने जी अभी सेनाध्यक्ष हैं क्या? मैंने कहा पूर्व सेना अध्यक्ष। अच्छा, तो उस वक्त उन्होंने ये क्यों नहीं बोला था? उस वक्त आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों नहीं बोला होगा? हमें किसी पर भी सवाल कह रहा हूं कि अगर सेना पर उठाने का कोई हक नहीं बनता है, लेकिन सवाल फिर भी मैं ये कह रहा हूं अगर उन्होंने कोई, हमारे यहाँ पे सेना का सम्मान, सेना राजनीतिक स्टंटबाजी का हिस्सा नहीं है। अगर पूर्व सेना अध्यक्ष किसी बात को तथ्यों के साथ रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो विचारणीय विषय है, और अगर उसके अंदर तथ्य मैच हो रहे हैं, हम तो लगातार उस स्कीम का विरोध करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर आइए। अब चलिए, अभी बेरोजगारी अगला पॉइंट, दूसरा महंगाई की बात हम लगातार कह रहे हैं, और उसी महंगाई के कारण 450 रुपए सिलेंडर का जो उन्होंने वादा किया, हमने कहा था कि 7.5 करोड़ सिलेंडर ऐसे हैं कि जो दोबारा भरा ही नहीं उज्ज्वला स्कीम में। फिर 500 रुपए की हमने घोषणा की तो ये 450 पे इन्होंने किए। आज ही राज्यसभा में कहा है कि हमारा 450 रुपए में राजस्थान को देने का कोई भी इरादा नहीं है। तीसरा, जब विपक्ष इतनी महत्वपूर्ण विषय की इन्होंने बोला कि नई संसद बनाई और उस नई संसद सुरक्षा से एक तरीके के वादे किए गए कि पूरी लैस है इस तरीके से, और हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री बाहर जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, अखबार और टीवी के अंदर आके बोलते हैं, लेकिन जो संसद जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है उस पर अगर विपक्ष मांग करता है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे किस तरीके से ये सिक्योरिटी का आप बड़े बड़े दावे करते थे और बोलते थे। अब चूंकि आपने राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर बीजेपी के वायदे के मुताबिक नहीं दिया जाएगा, राज्यसभा में कहा, किसने कहा? थोड़ा फिर उसके बाद मैं राजेंद्र जी से इसका जवाब लेता हूं। किसने कहा? ये थोड़ा आज राज्यसभा में ये जवाब आया है, किसकी तरफ से आया है? बिल्कुल आपको डिटेल के साथ न्यूज बता, डिटेल नहीं चाहिए मुझे, बता दीजिए किसकी तरफ से आया है। आपको ये राज्यसभा में जवाब आया है, पूछा गया था मंत्री से, जो उससे रिलेटेड मंत्री है, उन्होंने कहा कि नहीं दिया जाएगा। मैं राज्यसभा की आपको न्यूज ही दिखा देता हूं इस चीज से रिलेटेड। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी ऐसा देने का हमारा इरादा ही नहीं है। कहां? राजस्थान में या कहां? राजस्थान से इतर बाकी जगहों पर? भ्रामक नहीं होनी चाहिए जानकारी। नितिन जी, आप एक जिम्मेदार पार्टी के, हाँ मैं बिल्कुल, मैं आपको वही, मैं अभी मैं पूरा कि किसमें राज्यसभा में, ये देखिए ये न्यूज है, राज्यसभा में चल रही, सरकार ने राज्यसभा में राजस्थान में 400 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा नहीं है। और ये मैं मंत्री जी का भी नाम, बिल्कुल बाकायदा न्यूज है, ये ऐसा नहीं है हर जगह। ये जावेद अली खान ने इन्होंने पूछा था, उस पर मंत्री जी ने जवाब दिया है। सपा के सांसद है जावेद अली खान जी ने, उन्होंने राजस्थान से रिलेटेड पूछा, इसमें पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए राजेंद्र शेखावत जी इस पर जवाब दे दीजिए। पहले आप एक स्पष्टीकरण या जवाब आप दे दीजिए सर। पहले तो ऐसा है कि रविंद्र सिंह जी, ये कौन सी न्यूज है, इसकी कितनी रविंद्र जी आप कैमरे को बड़ा करके देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल राज्यसभा का जवाब दे रहा हूं, आप चाहे इस स्क्रीन को देख सकते हैं। जो बात नहीं सर, हम अपनी न्यूज पर भरोसा करेंगे ना, आपकी न्यूज पर भरोसा नहीं करेंगे ना सर। मैं आपने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब मैं राजेंद्र से ले रहा हूं, उसका जवाब मैं राजेंद्र जी से ले रहा हूं। हाँ राजेंद्र, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, जो घोषणाएं की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद में जो अधिकारियों की जो बैठक हुई है, कल शाम को ये बैठक हुई थी, उसमें सबसे पहले उनको संकल्प पत्र दिया है और वो संकल्प पत्र की क्रियान्विति के लिए उन्होंने सबको निर्देश दिए। इसलिए
अभी 2 दिन तो सरकार बने हुए हैं, 2 दिन 3 दिन सरकार मतलब आप नितिन सारस्वती को ये बताना चाहते हैं, ये साफ करना चाहते हैं कि 450 रुपए के सिलेंडर का बीजेपी ने जो वादा किया है उसको निभाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो पूरी तरह से निभाया जाए। मैं कह रहा हूं, मैं रविंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज एक बार हर वायदे को राज्यसभा का निकाल दिया, राज्यसभा की साइड से आंसर निकाल दिया। प्लीज आप एक बार इसको स्पष्ट करा दीजिए कि राज्यसभा में झूठ बोला जा रहा है कि यहाँ झूठ बोला जा रहा है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एक बार आप सर जो बोल रहे हैं बात वो भी दिख रही है, आपका मोबाइल भी दिखाई दे रहा है, आप जो बात बोल रहे हैं वो भी दिखाई दे रहा है, आपकी मोबाइल भी दिखाई दे रहा है, और बराबर में आपके राजेंद्र सिंह शेखावत जी बैठे हुए, इतने पढ़ा लीजिए आप उनसे ये जवाब। मैं अगले अपने मेहमान का रुख करता हूं, एक मिनट, मैं अगले मेहमान का रुख करता हूं, डॉक्टर संजय शर्मा। डॉक्टर संजय शर्मा, समझ में नहीं आ रहा, अब इन्होंने बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये राज्यसभा का जवाब, रामेश्वर तेली जी का जवाब इन्हें समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, देखिए तो ले, आप पढ़िए तो सही। अरे सर आप पढ़िए तो सही, मैं पढ़ के मैं राज्यसभा का जवाब, अगर आप 2 मिनट और खराब करना चाहे तो मैं एज इट इज पढ़ के सुना देता हूँ राज्यसभा की साइड से। आप 2 मिनट का दे दे तो सर एक मिनट सुनिए, अब सुनिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए आगे बढ़ने को कह रहा हूं क्योंकि आपके बराबर में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि संकल्प सारे पूरे होंगे। ठीक है, तो आपने अपनी बात भी रखी और उन्होंने भी अपनी वादे को याद दिला दिया है। अब यह देखना होगा विपक्ष के तौर पर आप भी अपनी बातों को आगे रखिएगा कि किस तरह से वादे पूरे होते हैं, या फिर जो राज्यसभा में जैसा आप कह रहे हैं कि यही बात निकलकर सामने आती है। डॉक्टर संजय शर्मा, अब आप यह बताइए कि सर क्या पूरा फोकस अब दिखाई दे रहा है सभी राजनीतिक दलों का आगामी लोकसभा चुनाव पर, जो कुछ भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उससे सबक लेते हुए? जी बिल्कुल, मैं तो बल्कि कहूँगा कि जो बीजेपी का राजस्थान में प्रचार था वो लोकसभा चुनाव केंद्रित था, और बाद में CSDS की स्टडीज़ ने भी ये बताया कि जो बीजेपी को एक एज मिला है वो इसलिए मिला है कि लोग जो है प्रधानमंत्री जी की जो लाभार्थी स्कीम्स हैं उनकी विश्वसनीयता काफ़ी मानते हैं, और उसी ने शायद प्रधानमंत्री जी का ये उत्साह और बढ़ाया कि वो इन स्कीम्स को विकसित भारत के रूप में लोगों के सामने लेके जाएं। और अब विपक्ष की कोशिश यही होगी कि जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत क्या होगा, वो उसकी बारीकी में जाएं और प्रश्न करें कि विकसित भारत जो है, आप विकसित भारत की कल्पना किसे मानते हैं? क्या 2-4 स्कीम या कुछ $1 ट्रिलियन या बेरोजगारी? सवाल सारा अटक के आता है कि हमारा विकास तो हो रहा है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है वो दुनिया में बहुत उस तरह से नहीं चलती जो विकास की, दुनिया के विकसित राष्ट्रों की विकास की यात्रा रही है। तो सारा गैप विकास की रणनीति पे है, क्योंकि देखिए कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है इकोनॉमी का, वो क्या होता है कि अगर 6% की 5% की ग्रोथ रेट भी भारत मेंटेन करता है तो और देशों की तुलना में बहुत अच्छा है। ऐसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो लोग 1% भी अमेरिका की ग्रोथ रेट नहीं मान रहे थे, अमेरिका ने 5% ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ग्रोथ रेट जितनी होती है उतने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं? अगर जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे तो निश्चित तौर पे विपक्ष इसी को बहस बनाएगा और उन पे सवाल पूछेगा। ये बात अलग है कि आर्थिक मामले आमतौर पे चुनाव के इतने बड़े मुद्दे नहीं बनते हैं, लोग भावुकता पे ज़्यादा वोट डालते हैं, तो भावुकता के मुद्दे तो ज़्यादा बीजेपी के ही पास हैं। कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस है उसको कोई नई तरीके ढूंढने पड़ेंगे। शायद यही जो सिक्योरिटी का मामला है ये बीजेपी की स्ट्रेंथ रही है, इसीलिए जो लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी एक वो दिखा रही है, एमपीज जैसे विरोध होता है उनको निकाल के दिखाने की कोशिश कर रही है, वो उस भावुकता को समझ पा रही है ये हमारा मुख्य बिंदु है और इस पर ही अटैक कर रहे हैं ये। आशुतोष, ये भावुक इशू ना बन जाए। आशुतोष जी बताइए कि क्या राजस्थान का चुनाव जिस तरह से मोदी की गारंटी बनाम राजस्थान सरकार और गहलोत की गारंटी था, अब आगे आने वाले लोकसभा चुनाव मोदी की गारंटी बनाम समूचे इंडिया अलायंस की गारंटी के तौर पर होने वाला है? बिल्कुल रविंद्र जी, देखिए हमने राजस्थान विधानसभा का पूरा चुनाव देखा। पूरा विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे, नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर गिनाया। और डॉक्टर संजय शर्मा जैसा कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव केवल विधानसभा चुनाव के हिसाब से नहीं लड़ा। मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव के जरिए भी एक तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की। उन्होंने अपनी वो तमाम केंद्र सरकार की उपलब्धियां आम जनता तक पहुंचाई जो शायद कांग्रेस अब पहुंचाना चाहेगी कि वो केंद्र में किस तरह का मॉडल लाना चाहती है। इंडिया अलायंस की भी आज एक बैठक हुई जो कि जिस तरह पिछली 3 बैठकें हुई, आज की बैठक में भी
सिर्फ एक नई तारीख का अनाउंसमेंट हुआ कि 31 दिसंबर तक हम सीट शेयरिंग फॉर्मूला लेकर के आएंगे। इसके अलावा और ऐसी कोई उपलब्धि नहीं आशुतोष जी, एक चीज निकलकर सामने आई है, उसमें ममता बनर्जी जी का ये कहना, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के तौर पर प्रस्तावित किया इंडिया अलायंस की तरफ से, लेकिन बाद में उसमें सीताराम येचुरी साहब ने उसको डिनाई भी किया कि ऐसी कोई बैठक में चर्चा नहीं। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसी कोई चर्चा होगी तो मुझे नहीं पता, बोले हमारे यहां ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस ने तो अगर उसका करेगा या नहीं करेगा, या कांग्रेस का उसमें कितना रोल होगा, और वो इंडिया अलायंस मोदी सरकार से कैसे लड़ेगा, रविंद्र जी सबसे बड़ा सवाल यही है। और शायद जनता भी विकल्प के तौर पर यह जानना चाहती है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। नितिन सरस्वती जवाब दीजिए। अब राजस्थान में तो बीजेपी से पूछते थे कि दूल्हा कौन है इनका, अब 24 के लिए कौन चेहरा है कांग्रेस का या जिसके भी आप साथ गठबंधन कर रहे हैं इंडिया अलायंस का? देखिए रविंद्र जी, पूरे शेड शेयरिंग और जो भी फैसला होगा, अभी जो चुनाव की रणनीति है वो सबसे बड़ी बात है कि 38% लोगों ने एनडीए को वोट दिया था। बाकी जो 62% लोग हैं वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मोदी नहीं मुद्दों की बात हो, वो आत्ममुग्धा नहीं जनता की बात करना चाहते हैं, वो मन की बात नहीं उनकी जन की बात करना चाहते हैं। वो महंगाई जो बिल्कुल नितिन सरस्वती जी 2000 में साल 2000 में 0.5% से आप लोगों ने सरकार बनाई थी, जीतकर 5 साल चलाई थी जो सरकार, इसलिए आंकड़े एक वोट का भी महत्वपूर्ण होता है। आपकी पार्टी के नेता भी हार चुके हैं एक सीट से चुनाव, बीजेपी के भी हार चुके हैं, तो इसलिए सम्मान करना चाहिए। देखिए रविंद्र जी, मैं स्टैटिक से बात करने से ज्यादा मैं ये बात करना चाहता हूं, नहीं आप ही ने छेड़ा ना ये राज। जनता चाहती है कि महंगाई पे बात हो, चाहे बेरोजगारी पे बात हो, अग्निपथ स्कीम पे बात हो, 3 काले कानून जो चंद एनआरआई के किसी एनआरआई के कहने पे लाए गए उसकी बात हो, अग्निपथ स्कीम जो रोजगार छीनने की बात हुई हो उस पे बात हो, वो जातिगत जनगणना पे बात हो। वो चाहते हैं कि जो वादे किए थे, चाहे 15 लाख अकाउंट में आने पे, काला धन 100 दिन में आने पे, 2022 तक तमाम वादे, चाहे किसानों की आय दुगना करने की बात हो, सबको आवास देने की बात हो, ये जो तमाम जो वादे किए गए थे और जो वादे पूरे नहीं हुए वो झूठ और जुमले निकले, वो सारी गारंटियां जो जिनकी वारंटी एक्सपायर हो गई, वो लोग जो चाहते हैं राजेंद्र सिंह शेखावत जी मुद्दों की बात होनी चाहिए और जो वादे आपने किए उससे मुकर गए आप। हम ये ऐसा रविंद्र जी, ये तो मैं क्या कहूंगा, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसकी जनता ने कहा है, उस जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों के अंदर जो काम कर रही है और जो वादे किए थे, बड़े बड़े वादे पूरे किए हैं। धारा 370 हटाने का वादा सन 1952 जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से किया गया था, परंतु जब बहुमत की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वादे को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए उन वादों को पूरा किया है और इसका प्रमाण 5 राज्यों की सरकारें, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें जितना बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, वो स्पष्ट करता है कि वो 15 लाख की बात कर रहे हैं, रोजगार 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, वो सारे जो भी विषय हैं उन पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। मुद्दे पूरे नहीं हुए, मैं जीत गए, मैं इसकी बधाई देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये गारंटियां पूरी हुई है, इनकी वारंटी एक्सपायर हो गई, लेकिन ये उस पर जवाब नहीं देंगे। 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं, 15 लाख अकाउंट में आए नहीं आए, अरे 7.5 करोड़ सिलेंडर एक के बाद में दोबारा भरे नहीं। स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, उनकी बातें अब होती नहीं है। 100 दिन में काला धन आएगा उसकी बात होती नहीं है। किसानों की आय दुगनी हो गई, नहीं दुगनी नहीं हुई, इनकी आमदनी दुगनी हो गई, 3 काले कानून थोपने का प्रयास किया गया। मैं ये कह रहा हूं तमाम ये गारंटी है, इन पे बताइए कि हाँ हमारा ये रिपोर्ट कार्ड है, हमने ये दिया, नहीं आप इस पे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल आप जीत रहे, कोई मना नहीं कर रहा, आप जीते, लेकिन इससे मुद्दे गौर नहीं हो जाते। इसलिए हम कह रहे हैं आप मोदी की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे, आप आत्ममुक्ता की बात करेंगे, हम जनता की बात करेंगे, आप मन की बात करेंगे, हम समस्याओं की बात करेंगे। इसमें कहां परेशानी है? हम 62% शेखावत जी जवाब दीजिए, देना चाहते हैं कि ये मुद्दे हैं तो उसमें कहां एक मिनट नितिन जी एक मिनट शेखावत जी। नितिन जी, ऐसा है कि कुछ ज़्यादा उत्साह में है, अभी इनका उत्साह ठंडा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले ही 3 राज्यों में जो करारी हार भी लिए, शायद उससे सबक नहीं सीखा इन्होंने।
कि जनता की क्या ज़रूरतें हैं, जनता की क्या मांग है, उस मांग के अनुरूप इन्होंने अगर कार्रवाई की होती तो आज तीनों राज्य ये हाथ से धोते नहीं। किस तरह से पराजय हुई है इनको ये सोचना चाहिए। और संजय, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किए वो जनता के सामने है, जनता उनका समय समय पर आकलन करती है। डॉक्टर संजय, आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और हुई है और वो ये कि कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से एक नोटिस, दरअसल एक सर्कुलर जारी हुआ। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 5 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, नेशनल अलायंस कमेटी के सदस्य के तौर पर उनको नामित किया है। उनकी जिम्मेदारी होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपको गठबंधन दलों को ढूंढना है, तलाशना है, उनके साथ गठबंधन करना है। अशोक गहलोत को क्या आपको लग रहा है कि अब बड़ी जिम्मेदारी इस तरह से दे दी गई है कि अब आप राजस्थान से बाहर का कामकाज देखो? सर, ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट कितना बड़ा है राजस्थान के संदर्भ में? ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोनों तरह से, इंडिया के संदर्भ में भी। क्योंकि देखिए, एक तो मान के चलिए जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका पिछले कई वजह से अब वो चीफ मिनिस्टर से उनकी मीटिंग होती रहती है, और जो इंडिया गठबंधन के और लोग हैं वो सब उनके क्षेत्रीय दल हैं जी। तो उनकी पहले से एक केमिस्ट्री होती है जिसकी वजह से उनको कनेक्ट करना आसान होता है। फिर इस स्तर का लीडर जो गहलोत साहब जैसे, आप देखिए कि गहलोत साहब ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जब कर्नाटक में पिछली बार भी अलायंस सरकार बनाई तो लगभग बीजेपी के हाथ से छीन ली सरकार, और गुजरात में जब वो चुनाव लड़ाने गए तो गुजरात में बिल्कुल बराबर लाके खड़ा कर दिया, पंजाब का चुनाव जीत के दिखाया। तो ये नेता अपनी जमीन पे पिट गए हो सकते हैं, लेकिन इनका अनुभव इसमें निश्चित तौर पे काम आ सकता है कि वो और बड़े नेताओं से जो लगभग उन्हीं के स्तर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके नेताओं से बातचीत को आगे बढ़ाएं। ऐसा तो नहीं गहलोत साहब फिर कहते कि भाई मुझे नहीं करनी है राजस्थान से बाहर की राजनीति? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गहलोत साहब बहुत ही सम्मानित नेता हैं। जिस तरीके से ये भी चुनाव हमने जो लड़ा है, पहली बार ऐसा है कि केवल मुद्दों पे, नफरत की राजनीति और विभाजन की राजनीति के किसी भी मुद्दे से भटकाव हटाते हुए हमने केवल मुद्दों पे चुनाव लड़ा। हमारा वोट परसेंट शेयर भी बढ़ा। हो सकता है जीत और हार, एक पक्ष होता है कि एक की जीत होती है और एक हार होती है, और कई बार किस पक्ष की जीत हो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं भी ये पूरा मीडिया का एनालिसिस है, तमाम सर्वे का एनालिसिस है कि गहलोत सरकार की योजनाओं पे मोहर थी और उनके खिलाफ कोई भी माहौल नहीं था। एक स्टैटिक्स हो सकती है, नहीं तो विधानसभा में जब आपको फायदा नहीं मिला, लोकसभा में कैसे मिल जाएगा? फिर राजेश सिंह शेखावत जी, डबल इंजन की सरकार किस तरह से केंद्र की योजनाओं को यहां प्रदेश की जनता तक पहुंचाएगी, और डबल इंजन की सरकार लोगों के हितों के लिए काम करेगी? क्योंकि 25 सीटें फिर से आप सोच रहे हैं कि मिलनी चाहिए। एक तो मैं इनकी बात बता दूं कि इनकी जो योजनाएं थी, चिरंजीवी योजना की हालत यह है कि आज भी बेचारे गांव के लोग हैं, अस्पतालों के अंदर घूमते फिर रहे हैं, कोई उनको इलाज देने वाला नहीं है। करोड़ों रुपए हॉस्पिटलों के बकाया है, करोड़ों रुपए। हालत यह हो गई है कि इन्होंने घोषणाएं तो कर दी, पर उसके लिए पीछे जो बजट की व्यवस्था होती वो नहीं की, केवल घोषणाएं की, और इसी का कारण है कि जनता ने इनको नकार दिया जी। उनको सबको लग गया कि खाली घोषणाएं। ठीक है, एक लास्ट कमेंट आशुतोष शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस अभी इस मोड में है कि बीजेपी को जनता ने भगा दिया होने से रोकना है, या कांग्रेस ये चाहती है, करती हुई दिख रही है कि हमें बराबरी का मुकाबला करना है? देखिए रविंद्र जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ये चाहेगी कि वो राजस्थान में जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी 2 बार से कर रही है उस तरह के प्रदर्शन को वो रोके, उनके विजय रथ को रोके, और साथ में 2024 में लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी फतेह हासिल करे। लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। सत्ता का सेमीफाइनल इन 5 राज्यों के चुनावों को इसीलिए कहा जाता था क्योंकि सेमीफाइनल ज्यादा दूर, इन सेमीफाइनल मुकाबला यानी लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, और अब सरगर्मियां चाहे इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर हो, सदन में संसद में हंगामे को लेकर हो, या फिर सड़कों पर बीजेपी शासित राज्यों में निकली भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हो। अब इस तरह की ये राजनीति और पूरी तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिलेगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज